हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल स्पेपमन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये हमारा नवंबर मंथ का करंट अफेयर चल रहा है। इसमें पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हमने पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी कर दिया था। इसमें हम एनवायरनमेंट और साइंस टेक देख लेंगे और फिर पार्ट 3 आ जाएगा। पार्ट 3 में जो सारे वन लाइनर्स जैसे स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो लेक्चर पार्ट 3 होने के बाद नवंबर का टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ एक बार उसको, टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब को भी अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है। और दोस्तों, इस पे अपने बहुत सारे प्लान्स हैं अभी यूपी पीसीएस 2026 के लिए। तो तैयारी करने वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी मिलेगी जिससे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है एग्जाम में। तो इससे स्टे कनेक्टेड। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ लोग क्या होता है, करंट अफेयर लास्ट में प्रिपेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे धुंधली धुंधली याद आएंगी लास्ट में, और वो एग्जाम में गलत हो जाती हैं। इसलिए करंट अफेयर का जो हम इस तरीके का कर रहे हैं कि प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग से ही करो, ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसमें एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं, और एनवायरनमेंट का हमारा पहला जो आर्टिकल है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इंडिया की जो रैंक है वो 23rd है। ठीक है। इंडिया की इसमें रैंक ड्रॉप हुई है, पहले अच्छी हुआ करती थी 10 के आसपास। ठीक है। इंडिया की रैंक 23rd है, और मूविंग डाउन फ्रॉम इट्स प्रीवियस हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी टू द मीडियम परफॉर्मर। ये वाली बात इसमें आप याद रखना कि जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हाई परफॉर्मेंस से घट के मीडियम परफॉर्मर हो गए हैं। और डेनमार्क जो रैंक 4th है, इफेक्टिवली वो रैंक 1 है, क्योंकि टॉप 3 पोस्ट किसी को नहीं दी गई हैं। टॉप 3 रैंक किसी को नहीं दी गई हैं, इफेक्टिवली नंबर 1 है। टॉप 3 रैंक इंटेंशनली केप्ट वैकेंट, मतलब इंटेंशनली उनको वैकेंट रखा गया है, क्योंकि वेरी हाई क्राइटेरिया को कोई कंट्री मैच नहीं करती है। तो CCPI जो है वो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, कैन इंटरनेशनल, ये तीनों इसको पब्लिश करते हैं। 63 कंट्रीज़ को प्लस यूरोपियन यूनियन को, जो कि 90% ऑफ ग्लोबल एमिशन को अकाउंट करते हैं, 4 कैटेगरीज में उनको रैंक किया जाता है। जैसे जी, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। जो इंडिया की रैंकिंग है वो सब में मीडियम मीडियम और लो रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसकी वेटेज है 20%। ठीक है। 40 20 20 40 ऐसे करके इनकी वेटेज है। 40 ग्रीन हाउस गैस एमिशन की 40% वेटेज दी गई है इसमें। ठीक है। वैसे डीप है, इतना नहीं पूछा जाना चाहिए। और जो इंडिया है वो जनरली अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024। इंडिया रैंक 9th। ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है? 9th है। ये इफेक्टिवली 9th है, 10 अमंग टॉप 10 नेशंस में आया है। जो 1995 से अगर 2024 का हम डाटा ले तो, है ना। और जो लॉन्ग टर्म वाली की जो हम बात करें ना, 1995 से 2024, और एनुअल 2024 वाली अलग है। 2024 में है 50th रैंक। ठीक है। और इंडिया की लॉन्ग टर्म रैंक है वो 9th है, मोस्ट अफेक्टेड रही है। ठीक है। ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड है ये, और मतलब इसमें रैंक अच्छा होना बुरी बात है ना। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में मोस्ट अफेक्टेड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ना। आप इसमें देखिए, तो अभी ऑल ओवर देखें तो 9th है, पिछले साल में ख़राब है, 50th है। ठीक है। सॉरी, इम्प्रूव हुई है पिछले साल में। 9th मतलब ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। 15 है, कम ख़राब है। तो पहले हम 10th पे हुआ करते थे 2023 में, तो इम्प्रूव होकर हम ही 15 पे पहुँच गए हैं। ठीक है। सो ये इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। और टॉप 3 लॉन्ग टर्म में कौन कौन है? डोमिनिका, म्यांमार है, होंडुरस। और टॉप 3 एनुअल में है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडेंस, ग्रेनाडा एंड चाड। ये है, बहुत ख़राब कंडीशन है इनकी। ठीक है। उसके बाद क्या है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं। तो यूएनईपी ने क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने वार्न किया है नेशनल कमिटमेंट, जो एनडीसी है, नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट जो है, ठीक है, वो इनसफिशियंट है। और अब वो अब भी रिजल्ट कर सकते हैं 2.3 टू 2.5% ग्लोबल वार्मिंग बाय 2100। ठीक है। जबकि हमारा टारगेट क्या है, 1.5 का है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है हमारा। ठीक है। तो जो कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो एनडीसी है, जो हर कंट्री के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो एनडीसी डिसाइड कर रखे हैं, जो इंडिया के एनडीसीज हैं, वो 50% रिडक्शन करते हैं एमिशन इंटेंसिटी में 2030 तक।
50% नॉन फॉसिल्स कैपेसिटी बना देंगे 2030 तक, और नेट जीरो हो जाएगा 2070 तक। ठीक है। और 2010 से यूएनईपी इसको एनुअली पब्लिश कर रहा है एमिशन गैप रिपोर्ट को। ठीक है, ये याद रखना है कि जो एनडीसी है, प्रेजेंट एनडीसी, यूएनईपी ने बोला है कि वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट है, यूएनईपी की है। वांस दैट ग्लोबल कूलिंग डिमांड में ट्रिपल बाय 2050 तक, मतलब बहुत ख़राब चीज़ है वैसे, कि ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग इनकम से ये क्या होगा कि जो कूलिंग डिमांड है वो 3 गुना बढ़ जाएगी 2050 तक। इसके ये 3 कारण हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ गया तो एसी वेसी लगानी है, और इनकम बढ़ गई तब भी एसी लगानी है लोगों को, है ना। एसी, रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड चेन, इन सबसे मिला के। ठीक है। उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट यूएनईपी निकालता है। क्या, कौन सी, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। इंडिया का जो कि इसने क्या बताया है कि थर्ड लार्जेस्ट मीथेन एमिटर है ग्लोबली, किस किस के बाद, चाइना और यूएस के बाद। ठीक है। और जो मेजर कंट्रीब्यूशन है कहाँ से आता है, राइस कल्टीवेशन से आता है और लाइव स्टॉक से आता है। ठीक है। प्रीलिम के कुछ पॉइंट देख लो। मीथेन जो है 28 गुना पोटेंट है CO2 से। 100 साल का अगर हम आंकड़ा लें तो CO2 अगर जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है या ग्लोबल वार्मिंग करती है, उसका 28 गुना मीथेन पोटेंट है। मतलब उसकी जो पोटेंस, उसकी जो कैपेबिलिटी, मतलब कैपेसिटी है, वो 28 गुना ज़्यादा इफेक्ट करने की है। मेजर सेक्टर एग्रीकल्चर या वेस्ट फॉसिल फ्यूल्स पता ही है। ठीक है। और यूएनईपी ऑल्सो मैनेजेस ग्लोबल मीथेन प्लेज, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी। ठीक है, ये याद रखना आपको कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज जो होता है उसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे इसको याद रख सकते हो। यहाँ देख लेते हैं, ये तो एनडीसी और मीथेन का जो प्रोग्राम है उसकी हमने बात की थी। ठीक है, मीथेन एक्शन प्रोग्राम जो भी है उसमें क्या है, 8% ऑफ रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक CH4 एमिशन बाय 2030 तक। ठीक है, 2020 के लेवल से लेकर 2030 तक जो है 8% रिडक्शन करना है। एक तो ये है। दूसरा क्या है, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सस्टेन्ड प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन मीथेन एमिशन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अभी जो लार्जेस्ट देखा जा रहा है। ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। इंक्रीजिंग एम्बियंट फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकली फिजिबल रिडक्शन कुड रिजल्ट इन 32% रिडक्शन हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक CH4 एमिशंस। ये भी वही बात है कि मतलब अगर एनडीसी और इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इंक्रीजिंग एम्बिशंस विद फुल इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग टेक्निकल फिजिबल अगर उनको दे दे तो ये रिडक्शन हो सकता है, नॉर्मल बात है। और 2050 तक जो है 0.2 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग कैन बी अवॉइडेड। ठीक है। और 1,80,000 जो प्री मेच्योर डेथ है 2030 तक, उनको भी अवॉइड किया जा सकता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती हैं। ठीक है, मीथेन के कारण होती हैं। उसके बाद क्या है, नेचर रिस्क फ्रेमवर्क अडानी सीमेंट। अडानी जो फर्स्ट इंडियन सीमेंट कंपनी बन गई है टू अडॉप्ट टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, TNFD फ्रेमवर्क है ना। TNFD फ्रेमवर्क क्या है, टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने वाली अडानी की पहली सीमेंट कंपनी बन गई है। इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार देख लो कि TNFD जो है वो है क्या, हेल्प्स कोऑपरेशन मेजर डिस्क्लोज नेचर रिलेटेड रिस्क सिमिलर टू TCFD क्या होता था, वो क्लाइमेट डिस्क्लोजर होता था। ये है नेचर रिस्क वाला, है ना। ठीक है, टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर वो था क्लाइमेट डिस्क्लोजर वाला, क्लाइमेट रिलेटेड, नेचर रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। ठीक है। उसके बाद क्या, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट अवेयरनेस में क्या क्या है, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है IUCN की रेटिंग में उसको गुड रेटिंग मिली है। ठीक है। और ओनली इंडियन नेशनल पार्क टू रिसीव दिस रेटिंग, ये भी याद रखना। IUCN की जो रेटिंग होती है उसमें कंचनजंगा को गुड रेटिंग मिली है, और ये पहला ओनली इंडियन नेशनल पार्क है। ठीक है, ये कंचनजंगा का फोटो लगा हुआ है, इधर देख लो। ठीक है। और मिक्स कैटेगरी में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, ये भी यही है। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी में जैसे स्नो लियोपार्ड, हिमालयन ब्लैक बियर एंड रेड पांडा, ये सब यहीं मिलते हैं। ये इंडिया की है। और जो इन जनरल जो है टॉप पे है माउंट एवरेस्ट, 8,850 हो चुकी है शायद अब, जितना मुझे याद आ रहा है। पहले 48 लिखते थे बुक्स में, अब क्या है ना
आपको ये पता ही होगा कि हिमालयन जो है वो राइजिंग हिमालयन है, राइजिंग है, ठीक है। माउंटेन राइजिंग है, मतलब इनके जो आपस में जो कन्वर्जन कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है वो कन्वर्ज होके ऊपर इनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोजेक्ट चीता है, न्यू बैच फ्रॉम बोत्सवाना। ये आपको याद रखना है कि चीते जो इंडिया में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो हुआ था उसमें हम पहले 20 चीता लेके आए थे। 8 जो लेके आए थे नामीबिया से और 12 लेके आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और कोनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में इनको रखा गया था। इंडिया विल रिसीव 8 एडिशनल चीता फ्रॉम, अब बोत्सवाना से लेके आएंगे, ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट चीता, जो कि सेम चीता है, कोनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 20 पहले आ चुके हैं, 8 और लेके आएंगे। और 20 कहाँ से, 8 फ्रॉम नामीबिया और 12 जो आए थे वो साउथ अफ्रीका से आए थे। और कोनो नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कोनो नेशनल पार्क कहाँ है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में मोवाइन को रखा जाएगा। और 600 हेक्टेयर का पार्क है, 600 हेक्टेयर फेंस एनक्लोज टू हाउस ऑफ चीताज, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है कोनो की, वो है 21 चीता, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन साइज एक्सपेक्टेड 50+। ये है कि मतलब ये इतना वो है कि आर देयर सिमिलर रिलोकेशन प्रोग्राम साउथ अफ्रीका टू मालावी एंड मोजाम्बिक में ऐसा हो चुका है। कुड इट शेयर इट स्पेस, यस, विद एशियाटिक लाइन अपना स्पेस शेयर कर सकते हैं। आर देयर थ्रेट, यस, विद कोनोज एग्जिस्टिंग लियोपार्ड पॉपुलेशन इनके लिए थ्रेट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इंडिया जॉइंस एज ऑब्जर्वर, ठीक है। ये आप याद करो, फैसिलिटी वाज लॉन्च इन COP30 में टू सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्लोबली। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इनको ग्लोबली बचाने के लिए COP30 में इंडिया ने इसको ऑब्जर्वर ज्वाइन कर लिया था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को। नॉट इंपॉर्टेंट बट ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्टोर 25% ऑफ ग्लोबल कार्बन को स्टोर करते हैं। TFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी टू रेन फॉरेस्ट कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं, जैसे ब्राज़ील, कॉन्गो बेसिन नेशनल, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ट्रॉपिकल में जनरली इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर नीचे वाली जो कंट्रियाँ होती हैं जनरली उन वो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं। वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक 18 नवंबर से 24 नवंबर को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक बनाया गया है। और ये कोऑर्डिनेट कौन करता है, WHO, FAO, WAH, UNEP अंडर द वन हेल्थ अप्रोच। AMR जो अराइज हो रहा है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक से, माइक्रो एग्रीकल्चर मिसयूज से और पुअर सैनिटेशन से, ये आपको याद रखना है। और AMR होता क्या है वो भी आपको याद रखना है। AMR क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब आपने इतना मिसमैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स लिए है कि आप अब कोई चीज़ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई इस तरीके की बीमारी होती है जिसमें एंटीबायोटिक्स देने हैं, तो आपको जो उन एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो गया है। जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ऐसे डिग्री होती है कि पहले का ख़त्म हो गया फिर दूसरे का, तो इस तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हार्मफुल है, ठीक है। बॉडी पे एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे। इंडिया का खुद का नेशनल एक्शन प्लान भी है ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 से 21, और प्रिपेयरिंग क्या है उसके लिए हम दूसरा फेज भी बना रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान 2 भी बनाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व नवंबर 3 को मनाया जाता है। सेलिब्रेट्स ग्लोबल बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। इसमें 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर हैं। जो बाकी हैं वो टोटल इंडिया में वो टोटल 18 है। तो आपको ये याद रखने हैं 18 के 18, क्योंकि कम संख्या, देखो इतनी कम संख्या तो आप याद रख सकते हो। और 3 नवंबर को मनाया जा सकता है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का यूनेस्को का है, जिसमें 12 इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं अंडर यूनेस्कोज मैप, जिसमें जैसे नीलगिरी हुआ, गल्फ ऑफ मन्नार हुआ एंड सुंदरबन हुआ। ये देखो ना, इधर लिखा, देखो गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन और आपका एक नीलगिरी भी था ना। ये एग्जाम्पल है, वैसे तो 12 हैं ऐसे, और टोटल अगर आपको देखना है तो ये वाले हैं। टोटल आपको मैं गिना देता हूँ 18, ठीक है। जैसे एक तो हिमाचल वाला हो गया कोल्ड डेजर्ट, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, मानस एंड डिब्रू सैखोवा असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में और ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो इस तरफ वाले पूरा कवर
फिर इधर से आएंगे तो कच्छ गुजरात में, पंचमढ़ी एंड पन्ना दोनों मध्य प्रदेश में, अचानक अमरकंटक ये आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, नीलगिरी आपका कर्नाटका में, और अगस्त्यमाला आपका तमिलनाडु एंड केरला में। ठीक है, तो ये 18 हैं टोटल। ठीक है, कितने हैं? 18 हैं। 18 कैसे? कोल्ड डेजर्ट 1, कंचनजंगा 2, नंदा देवी 3, मानस एंड डिब्रू सैखवा 4 या 5, 5, 6, नोकरेक 7, सुंदरबन 8, शिमलीपाल 9, शेषाचलम 10, गल्फ ऑफ मन्नार 11, अंडमान 12, फिर अगस्त्यमलाई 13, नीलगिरी 14, और फिर अचानक अमरकंटक 15, और फिर 16, और पंचमढ़ी और पन्ना 17 और 18। ठीक है, उसके बाद क्या है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है 5 नवंबर को, इतना याद रखना है। ठीक है, मार्किंग द 1854 का जो जापानीज इवेंट है इनामुरा नो ही बर्निंग ऑफ द राइस टैक्स, सुनामी आपको याद रखना है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है नवंबर 5 को। उसके बाद क्या है? गोगाबिल जो बिहार है उसको न्यू रामसर साइट बना दिया है, नवंबर की न्यूज़ है। ठीक है, और ये क्या है? एक ऑक्सबो लेक है सिचुएटेड इन कथियार डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, विद इन ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स फॉर्म्ड बिटवीन द गंगा एंड महानदी रिवर, न्यू रामसर साइट से, टेकिंग इंडिया टोटल टैली टू 96। अब 94, सॉरी 96 मुझे क्यों याद आया कि अब दिसंबर में 96 होगी है। कितनी होगी दिसंबर में? 96, ये याद रखना। जब ये गोगा बिल से जो बनी थी वो 94 थी। ठीक है, अभी दिसंबर में और बढ़ गई, देखो ये लिखा हो ना 96 है दिसंबर 2025 में, और हाईएस्ट एशिया में, और थर्ड है ग्लोबली आफ्टर यूके एंड मैक्सिको। ठीक है, और ये इसको रामसर कन्वेंशन के अंडर जो साइट्स हैं न्यू, ये हेडक्वार्टर क्या है इनका? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1971 में स्टार्ट हुआ था, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। क्राइटेरिया क्या है रामसर कन्वेंशन का? इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, वाटर बर्ड हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी रिचनेस। इंडिया अमंग टॉप 5 कंट्रीज है इन द वर्ल्ड रामसर साइट्स में। इंडिया का जो रैंक है फर्स्ट है, हाईएस्ट इन रामसर साइट्स इन एशिया, थर्ड है ग्लोबली यूके मैक्सिको। तो पढ़ लिया, रिपीट है। लेटेस्ट एडिशन क्या है? सिलीसर लेक राजस्थान और कोपरा रिजर्व लेक छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखना है। 95th और 96th है। कोपरा है क्या है? फर्स्ट साइट है छत्तीसगढ़ की। उसके बाद तमिलनाडु हाईएस्ट है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 10 है। सुंदरबन लार्जेस्ट साइट है, वेटलैंड साइट है वेस्ट बंगाल में, 4230 स्क्वायर किलोमीटर है, मैंग्रोव इकोसिस्टम है। उसका स्मॉलेस्ट है रेणुका लेक और वेमनाड, ये दोनों क्या है? अंडर 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का इनका एरिया है, और ये दोनों भी रामसर साइट्स हैं। उसके बाद चिल्का लेक है और केवलादेव नेशनल पार्क है, ये ओडिशा में चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, ये 1981 में डेजिग्नेट हुए थे। ये ओल्डेस्ट साइट्स हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी डली थी। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है कि अंडर रामसर एक कन्वेंशन के अंडर एक रिकॉर्ड है जिसमें और ज़्यादा जिसकी सिचुएशन खराब हो उन वेटलैंड्स को इसमें रखा जाता है, जिसमें लोकटक लेक मणिपुर वाली और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का इसमें रखा था। पहले शायद सांबर भी इसमें रखी थी पर वो लेकिन बाहर निकाल दी थी मॉन्ट्रिक्स से। ठीक है, एट प्रेजेंट मॉन्ट्रिक्स में 2 ही है इंडिया के। ठीक है, और रजिस्टर फॉर वेटलैंड फेसिंग इकोलॉजिकल थ्रेट, ये आपको पता है। और न्यू है, बिहार की टैली 6 है और राजस्थान की टैली 5 है। ठीक है, अब क्योंकि ये 2025 में न्यू डेजिग्नेशन से ये स्टेटस पहुंचा है। बिहार में 2 एक बार हुए थे और एक बार, राजस्थान के तो अभी टैली 5 पहुंच गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मंथ वाइज देख लो एक बार। मंथ दिसंबर में कोपरा रिजर्व छत्तीसगढ़ का फर्स्ट स्टेट है महानदी बेसिन में। उसके बाद दिसंबर में ही शिलरिच लेक राजस्थान की है। ठीक है, और 19th सेंचुरी मैन मेड है सरिस्का बफर में। अक्टूबर में गोगाबिल लेक जो बिहार की 94th पहुंची थी। ऑक्सबो लेक है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, उसका देखो बिहार के लगातार है। सितंबर में 2 बिहार के थे, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों सितंबर के थे बिहार के। ठीक है, और उसके बाद है जून में खिचन एंड मीनार राजस्थान के हैं। खिचन डोमेस्टिक क्रेन्स है और मीनार क्या है? बर्ड विलेज है। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। फिर फरवरी का भी देख लो, फरवरी में भी 2, एक तो हुआ था खिचोलपाड़ी लेक और उधवा लेक। ये फरवरी में हो गए, मतलब फरवरी में 2 इधर हो गए, तो ये पिछले 2, 4, 6 और 8, 8 हो गए। 88 से स्टार्ट है ये ना। फर्स्ट इन द स्टेट क्या है? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में, और झारखंड में पहली थी ये उधवा लेक। उधवा लेक कहाँ थी? झारखंड में फर्स्ट इन द स्टेट थी। और सिक्किम में भी क्या फर्स्ट इन द स्टेट है। ठीक है, सेक्रेड विशिंग लेक है, कौन सी? खिचलपारी लेक। ठीक है, खिचियो
पालरी लेक, पालरी लेक। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश ज्वाइंस यूएन वाटर कन्वेंशन। बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ज्वाइन द यूएन वाटर कन्वेंशन। ठीक है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो शेयर वाटर बॉडीज का, उसका ये प्रमोट करता है। उसके बाद क्या, फॉर्मली जो कन्वेंशन का नाम था पहले यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कन्वेंशन फॉर यूरोप था, अब जो कि वाटर कन्वेंशन है 1992 से। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, लेक्स और इन एक्वीफायर पे लगता है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपना साइंस एंड टेक का। ठीक है, साइंस एंड टेक में देखते हैं क्या है। पहला क्या है, स्पेस कम्युनिकेशन में GSAT-7 एंड CMS-03 लॉन्च हुआ है। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है GSAT-7R, इंडियाज हैवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, 4400 किलोग्राम का है। और किससे किया है इसको लॉन्च? ठीक है, किससे लॉन्च किया है? एक होता ना पहले अपना जी GSLV मैक 3 था, इसको फॉर्मली इसको नाम से जानते थे, लेकिन अभी हाँ LVM इसको हैवीएस्ट लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इंडिया का हैवीएस्ट लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है LVM-3। बाहुबली के नाम से इसको जानते हैं, बाहुबली शायद, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना इसको बाहुबली, अच्छा लिखा भी, देखो लिखा बाहुबली है ना। लॉन्च्ड बाय LVM-3M5 बाहुबली है ना। CMS-3 GSAT-7R इंडिया का जो नेवी सेटेलाइट है। कवरेज क्या है, इंडियन ओशियन रीजन है। पर्पज क्या है, सिक्योर हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन। और इसमें क्या है, पहले सॉलिड बूस्टर है, फिर लिक्विड कोर है, और फिर क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, 3 स्टेज है LVM-3, बाहुबली के नाम से जानते हैं। और रिप्लेस क्या करेगा, GSAT-7 रुक्मणी लॉन्च्ड इन 2013। तो वो तो मैं आपको इधर बताऊंगा। ठीक है, कि जैसे GSAT-7 था, ये नेवी का था, रुक्मणी ये मिलिट्री सीरीज के सैटेलाइट्स हैं, उनको बता रहा हूँ। फिर GSAT-7A आया, फिर 7B आया, और अब क्या है GSAT-7R। आर से आप याद रख सकते हो कि रिपीट मतलब नेवी का, नेवी को नेक्स्ट जनरेशन नेवी रिप्लेसमेंट है ये GSAT-7R। आर मतलब रिपीट, एयरफोर्स हो गया था इधर, और अगर 7B जाएंगे तो आर्मी हो गया था, और खाली GSAT-7 देखेंगे तो वो नेवी हो गया था रुक्मणी। ये कुछ सेटेलाइट हैं। और CMS क्या है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज। CMS-01 वाज द, अच्छा ये सीरीज एक कम्युनिकेशन सीरीज है, आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, नेवी का जो पहला डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सेटेलाइट था वो GSAT-7 रुक्मणी था। अब आर है रिपीट वाला, मान लो रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, और बीच में ए और बी एयरफोर्स और आर्मी के आए थे। ठीक है दोस्तों, और LVM से इसको लॉन्च किया है, जिसको बाहुबली भी बोलते हैं, LVM-3M5। ठीक है, और पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज जो है उसका ये पार्ट है। उसके बाद क्या है, GSAT-7 सीरीज प्रोवाइड्स सिक्योर KU बैंड एंड अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी UHF बैंड मिलिट्री कम्युनिकेशन, ये वही नॉर्मल बात है। अदर मिलिट्री सेटेलाइट है वो GSAT-A और MESAT DRDO का है, पार्ट ऑफ इंडियाज कंसेप्ट ऑफ ट्राई सर्विस डिफेंस कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर, नॉट इंपॉर्टेंट। क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्या है, इंडिया का जो फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप है, IIT बॉम्बे ने उसको डेवलप कर दिया है। IIT बॉम्बे ने डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, और क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप क्या है, एक नाइट्रोजन वैकेंसी, NV यूजेज नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स इन डायमंड फॉर अल्ट्रा सेंसिटिव मैनेजमेंट फील्ड डिटेक्शन। आपको इतना याद रखना है कि जो डायमंड सेंटर में सेंटर्स जो डायमंड है, सॉरी डायमंड नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स बनाता है डायमंड्स के अंदर, ताकि जो अल्ट्रा सेंसिटिव बन जाए वो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और ये इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रो चिप है, किसने, IIT बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन क्या होंगी, नेविगेशन विदाउट GPS, क्वांटम सेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, नॉर्मल बात है। अच्छा, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, 2023 में अप्रूव हुआ था 6000 करोड़ की लागत से। AI डाटा स्पेस इन सेंटर्स इन स्पेस, गूगल्स प्रोजेक्ट सन कैचर। गूगल ने अनाउंस कर दिया है प्रोजेक्ट सन कैचर। तो आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्रोजेक्ट सन कैचर किसका है, गूगल का है, और क्या है, AI डाटा सेंटर है स्पेस में, बस AI डाटा सेंटर इन लो अर्थ ऑर्बिट। लॉन्च टारगेट क्या है, 2027 है। वाइट मैटर स्पेस बेस्ड डाटा सेंटर्स रिड्यूस कूलिंग डिमांड, ऑफर फास्टर ग्लोबल कम्युनिकेशन विद मिनिमल लेटेंसी, ये नॉर्मल बात है। उसके बाद क्या है, AI चिप्स, गूगल का जो आयरन वुड चिप है, TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट
जिसकी फुल फॉर्म है 7th जनरेशन, वी मतलब 7th जनरेशन आयरनवुड चिप है, गूगल ने इसको डेवलप कर दिया है। ठीक है, टू पावर लार्ज एआई मॉडल्स, टू पावर लार्ज एआई मॉडल को पावर करने के लिए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वर्कलोड को प्रोसेस करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए टीपीयू है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका 7th जनरेशन ये TPU V7, जिसको आयरनवुड चिप भी बोलते हैं। इसको गूगल ने, मतलब गूगल की है बेसिकली, ये है कि किसकी है, ये एआई चिप है, ये गूगल की है। ठीक है, सपोर्ट्स एज एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सब नॉर्मल बात है। और ये कंपीट किसके साथ करती है, एनवीडिया जो है बड़ी कंपनी, आपने जाना होगा, एनवीडिया एंड अमेजन ट्रेनियम के साथ, अमेजन ट्रेनियम के साथ और एनवीडिया जीपीयू के साथ, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होते हैं उनके साथ ये compete करती है गूगल की टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट 7th जनरेशन वाली। और ये जनरेशन के हिसाब से है कि टीपीयू V1 V2 V3 V4 V5 ही 5P और ट्रिलियम आए थे। इनकी छोटी छोटी स्पेशलाइजेशन है कि जैसे 15 में जनरेशन बनाया था, इंटरफेरेंस एक्सीलरेटर था, फिर डोमेन स्पेसिफिक एआई था, फिर लिक्विड कूल्ड 1K चिप्स, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, ये सब नॉर्मल है, एनहेंसमेंट है टेक्नोलॉजी का, बस इतना देखना आपको, और कोई ज़्यादा काम का नहीं है। काम तो यही है कि आयरनवुड चिप किसकी है, गूगल की है, और 7th जनरेशन है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट टू पावर लार्ज एआई मॉडल, किसके लिए, लार्ज एआई मॉडल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एआई लिटरेसी, युवा एआई फॉर ओ ऑल प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी माईटी ने इसको लॉन्च किया है, युवा एआई फॉर ऑल, ए 4.5 आवर सेल्फ पेस्ड कोर्स टू प्रमोट फाउंडेशनल एआई लिटरेसी अमंग यूथ। Also OpenAI opened for the first official Indian office in New Delhi। OpenAI ने भी अपना पहला ऑफिशियल ऑफिस खोल दिया है इंडिया में। ठीक है, ठीक है, इंक्लूडिंग राइजिंग इंडियाज रेलेवेंस इन एआई, नॉर्मल है, छोड़ दो छोड़ दो। उसके बाद क्या है, कैंसर थेरेपी है, क्या है, नेक्स्ट कार 19, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी थेरेपी है। इंडिया की जो पहली इंडिजीनियस कार टी थेरेपी कौन सी है, नेक्स्ट कार 19। ठीक है, और इसको आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर्स फॉर ब्लड ने इसको, सॉरी, टाटा मेमोरियल सेंटर्स और आईआईटी बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट कार 19 है इंडिया का पहला इंडिजीनियस कार टी थेरेपी। मैं इसको बताऊंगा कि ये इधर प्रोसेस है, बताऊंगा अभी आपको कि क्या होता है ये, जो कि ब्लड कैंसर्स लाइक बीटा सेल ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा को ट्रीट करता है। और कार टी की मतलब क्या फुल फॉर्म होती है, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। पेशेंट्स के जो खुद के टी सेल्स हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर किए जाते हैं टू अटैक कैंसर सेल्स। कॉस्ट क्या है, मच लोअर कंपेयर टू यूएस है। थेरेपी में जैसे आप यहाँ 30-40 लाख रुपए में ये काम हो जाता है, वहाँ 3 से 4 करोड़ रुपया लगता है बाहर। ठीक है, इसमें यहाँ देखो, जैसे कार टी थेरेपी कैसे की जाती है, देखो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कलेक्ट ब्लड टू ऑब्टेन टी सेल्स, यहाँ इसका एक ब्लड लिया जाएगा उसी पर्सन का जिसको बीमारी है, उसका ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। अब क्या करेगा, उसको बाकी ब्लड को रिटर्न कर देगा, उससे टी सेल निकाल लेगा, टी सेल निकल जाएंगे, उस बाकी ब्लड को वापस इन्फ्यूज कर देगा। अब वो टी सेल को इन जेनेटिकली अल्टर्ड किया जाएगा स्पेसिफिक रिसेप्टर कॉल्ड कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर से, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर से उसको जेनेटिकली अल्टर्ड किया जाएगा। अब फिर वो क्या हो जाएंगे, कार टी सेल्स बन जाएंगे, उन सेल के ऊपर ये रिसेप्टर लग जाएंगे, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, अब मिलियन ऑफ कार टी सेल्स आर ग्रोन, फिर कार टी सेल्स को, बहुत सारी कार टी सेल्स को ग्रोन किया जाएगा लैब में। ठीक है, उसके बाद उसको बंदे को कीमोथेरेपी दी जाएगी कार टी सेल थेरेपी वाली। उससे क्या होगा, न्यू कार टी सेल्स इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो कार टी सेल्स हैं कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर वाले हैं, वो बॉडी में वापस से पहुंच जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और कैंसर सेल्स को मार देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, बिरसा 1001 इंडिया फर्स्ट क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी है। बिरसा 1001 वाज लॉन्च्ड एज इंडिया फर्स्ट क्रिस्पर जीन एडिटिंग थेरेपी है फॉर सिकल सेल एनीमिया, अलाइंड विद द इंडिया गोल एलिमिनेट, मतलब इंडिया का जो गोल है वो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना है, उस गोल के साथ अलाइन करता है बिरसा 1001 जो लॉन्च हुआ है, इंडिया का फर्स्ट क्रिस्पर जीन एडिटिंग थेरेपी है। और क्रिस्पर आपने पढ़ा भी होगा कि वो क्रिस्पर Cas9 था ना, सीजर वाला, एक यूपीएससी में कई बार प्रीलिम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है।
ठीक है। सिकल सेल जो कोज होता है म्यूटेशन हो जाता है एचबीवी में, जो क्रोमोसोम 11 में जो जीन होता है एचबीवी जीन, उसमें म्यूटेशन से हो जाता है। और सिकल सेल जो डिजीज है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन द रेड ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल में, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है एससीडी, सिकल सेल डिजीज में जेनेटिक डिसऑर्डर है। जनरली पेरेंट्स से ये आ जाता है बच्चों में। डिजीज causes red blood cells to become rigid, sickle shaped and leading to blockage in the blood flow and subsequent pain and organ damage, ठीक है। उसके बाद क्रिस्पर जो डिस्कवर हुई थी बाय जेनिफर डुडना एंड इमैनुअल कारपेंटियर, जिसको नोबेल भी मिला था 2020 में, तभी ये यूपीएससी में उसके बाद 20, 21 और काफ़ी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन शायद 2-3 बार तो यूपीएससी में ही रिपीट हुआ, क्योंकि 20 में ही नोबेल प्राइज मिला है। किसको मिला है? जेनिफर डुडना एंड इमैनुएले कारपेंटियर, ठीक है। और थेरेपी इन्वॉल्व्स करेक्टिंग म्यूटेशंस इन द पेशेंट्स बोन मैरो स्टेम सेल, स्टेम सेल में ही जो म्यूटेशन है उसको ही करेक्ट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी इसका किया जाता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन कार्बाइड फैब इन भुवनेश्वर, इंडिया का जो फर्स्ट एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ ओपन हो गया है? भुवनेश्वर में। इंडिया का जो पहला है सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ बनेगा? ये आपका बनेगा भुवनेश्वर में, ठीक है। कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रिक व्हीकल में, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वर्टर्स में, एरोस्पेस एंड डिफेंस में, इन सब में इसका यूज होता है ड्यू टू हाई हीट एंड वोल्टेज टॉलरेंस के कारण, ठीक है। इंडिया करंटली इंपोर्ट्स ग्रेटर देन 90% ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका 90% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट पीएसएलवी लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो जो है कंपनी है, उसने विल मैन्युफैक्चर इंडिया पहला जो प्राइवेटली बिल्ड पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पहला प्राइवेटली पीएसएलवी कौन मैन्युफैक्चर करेगा? लार्सन एंड टर्बो, बस इतना याद रखना। और पीएसएलवी किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसरो के द्वारा, और 1993 में इसको पहली बार लॉन्च कर दिया था। इसको वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो के नाम से भी इसको जाना जाता है। 50 इसके सक्सेसफुल लॉन्च हैं, ठीक है। और प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इन स्पेस जो पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके कारण इनको इनेबल करता है कि प्राइवेट वाले बंदे भी इसको मैन्युफैक्चर कर पाएँ। उसके बाद क्या है? वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, इंडिया का फर्स्ट मेगावाट आवर स्केल सिस्टम है। इंडिया का जो पहला मेगावाट आवर स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी जो इनॉग्रेट हो गया है एनटीपीसी के रिसर्च एंड डाटा सेंटर में नोएडा में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? नोएडा में। वहाँ ये इनॉग्रेट हो गया है एनटीपीसी का। एनटीपीसीज नेशनल थर्मल पावर प्लांट है ना, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है नोएडा में, वहाँ इंडिया का जो पहला वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी वाला, इंडिया का पहला फर्स्ट मेगावाट आवर स्केल सिस्टम, मेगावाट आवर स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इनॉग्रेट हो गया है। फ्लो बैटरी जो क्या है? स्टोर एनर्जी इन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट ऑफरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज, मतलब एक प्रकार से क्या है? वेस्ट टू एनर्जी का भी कन्वर्जन होता है इसमें, और इसमें लॉन्ग टर्म तक पावर को स्टोरेज करके रखा जा सकता है। फ्लो बैटरी स्टोर एनर्जी इन द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट लॉन्ग स्पैन, मतलब 15 से 20 साल तक विद मिनिमम डिग्रेडेशन इसको रखा जा सकता है। जो एनर्जी को स्टोर करके 15 से 20 साल तक रखा जा सकता है विदाउट डिके या डिग्रेडेशन के, ठीक है। उसके बाद क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग है कोलोनॉक्स। बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो अंडर आता है, उसने डेवलप किया है कोलोनॉक्स को। कोलोनॉक्स क्या है? इंडिया का फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड वाउंड ड्रेसिंग है फॉर डायबिटिक फुट अल्सर। जो डायबिटिक है ना, जिसके लिए मतलब उनको फुट का अल्सर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसके लिए कोलोनॉक्स करके, कोलोनॉक्स क्या हुआ है? डेवलप किया है बार्क ने, ठीक है। ये पहला नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड वाउंड ड्रेसिंग है, नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड वाउंड ड्रेसिंग है, ठीक है। वाउंड समझ रहे हो? वाउंड ड्रेसिंग जैसे पट्टी करते हैं ना अपन, उसको साफ करके घाव कई शरीर में हो जाता है, ठीक है। उसके लिए बार्क ने जो डेवलप किया है वो कोलोनॉक्स है, कोलोनॉक्स क्या है। और डायबिटिक फुट अल्सर वगैरह जैसे मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी हेल्पफुल है, जो पेशेंट डायबिटिक से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए इस तरीके की इससे ड्रेसिंग करते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? तो ये फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ये चालू हो जाएंगे, वन लाइनर यहीं तक अपन करते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अपने 20 कितना 16 to 17 पेजेस बचे हैं, बट ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है तो जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ये एक रिक्वेस्ट है। और वीडियो को अभी से देखिए दोस्तों, लास्ट तक वेट मत कीजिए, अभी वीडियोज़ को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, ताकि और अभी से आपकी प्रिपरेशन जो काफ़ी क्या हो जाएगी, फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्रिपरेशन अभी से करोगे तो लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि आपकी जो 2-3 मल्टीपल रिविजन्स हो जाते हैं, तो एग्जाम में भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और पीडीएफ में आपको बताया अक्टूबर तक की आ चुकी है, नवंबर की पार्ट 3 आते ही कल मैं आपकी वो पीडीएफ की पार्ट 3 डाल के डाल दूंगा, ये पूरी जो हमने पीडीएफ है। ठीक है, आपको इसमें नोट्स वगैरह की चिंता मत कीजिए, आप डायरेक्ट वीडियो देखिए और वीडियो से ये देखिए कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं जो आपने इधर उधर मैगजीन्स में देखते होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।